अमानतुल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं, वरना तो हम तो ये समझ रहे थे कि अमानतुल्लाह का पूरा इलेक्शन जेल में रहकर ही जाएंगे बोलकर। 2014 से पहले कभी आप सुने थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दूसरे स्टेट में इलेक्शन लड़ी बोलकर? 50 ऐसे सीटें थी जो समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ मजलिस के कैंडिडेट सरने से। रेवंत रेड्डी आते ही इनको एक मैसेज भिजा दिया कि अब आपकी चलने वाली नहीं है। ये लोग जाके दोनों भाई सरेंडर हो गए उसके पास। वो केसीआर जो 9 मसाजिद शहीद करा, कोई एमपी बिल फाड़ा क्या? असद ओवैसी एनआरसी का बिल फाड़ा। कांग्रेस के चीफ बोल रहे हैं मैं भी एनआरसी के खिलाफ में हूँ, असदुद्दीन ओवैसी भी बोल रहे हैं मैं एनआरसी के खिलाफ में हूँ। कश्मीर में जैसा इलेक्शन होता उससे बदतर इलेक्शन होता हमारे घने। हैदराबाद में जाद नोमानी साहब जो है एक अपना सर्वे दिए थे उन्होंने किसी को वोट दियो बोल के नहीं बोले थे। उनका क्या था कि बीजेपी नहीं आना पावर में। दोस्तों, मिले टाइम्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के जो वोट है वो 5 तारीख को डाले जाने हैं और तारीख बहुत करीब है। तमाम लोग जो हैं वो अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लग रहे हैं, लेकिन ओखला विधानसभा की सीट ऐसी सीट है जहां पर तमाम पार्टियां अपने बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर चुनाव प्रचार करा रही हैं। और ओखला में एक बात और कही जा रही है कि बाहर के लोग भी आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली विधानसभा में पहले इरादा किया था कि वो 10 सीटों पर जो है अपने कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने डिसाइड किया कि इस 2 ही कैंडिडेट जो है हम एक मुस्तफाबाद से और एक ओखला से शिफाउर रहमान को उतार रहे हैं। मेरे साथ जिस शख्स को आप फ्रेम में देख रहे हैं इनका नाम अमजदुल्ला खान साहब है, जो मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक पर्सन है और हैदराबाद से आए हुए हैं। और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि वो चुनाव की जो सुगबुगाहट है क्या हैदराबाद तक पहुंच चुकी है, वो अपने आप आए हैं या फिर उनको अमानतुल्लाह खान साहब ने यहां पर बुलाया। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करूंगा सर, क्योंकि अमानतुल्लाह साहब जो है वो 10 साल से विधायक हैं ओखला विधानसभा के, तो आप उनके बुलावे पे आए हैं या आप खुद इंटरेस्ट लेकर यहां तक पहुंचे हैं? सबसे पहले तो मिल्लत टाइम्स को मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और 9 साल का जो अरसा है आप लोगों का जो गुजरा है कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट एंड पार्सल। हम भी अपने आप को आपका एक सहयोगी समझते हैं जी। और आपके शम्स तबरेज़ खान साहब जो जिद्दोजहद कर रहे हैं और आप लोग जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, इन तमाम को मुबारकबाद, आपके नाजरीन को मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे और अमानतुल्लाह खान साहब के पिछले एक 20 साल से ताल्लुक़ात है हमारे जी। और तो हमारा दिल्ली जब भी आना जाना होता था, कॉमन दोस्त थे उनके हमारे डॉक्टर जर्रार रज़वी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हैं वो भी जी। और जामे मिलिया में भी उन बहुत आना जाना था जी। तो फिर बाद में जो है फर्स्ट टाइम हमारे अमानतुल्लाह साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे जी। 2015 में शायद मैं समझता हूँ जी। तो जब भी मेरा आने का इत्तेफाक हुआ था। फिर 2020 में भी मेरा, जब भी हम दिल्ली आते अमानत भाई से बगैर मिले नहीं जाते हम जी। और जब भी अमानत भाई हैदराबाद आते मेरे ही मेहमान रहते, मेरे ही घर में रुकते उन्होंने। ठीक है। हम भी वहाँ पर उनको 2-3 जलसों में अलग अलग इश्यूज़ पे बुलाए थे उनको। जी। तो एक बड़े भाई की हैसियत से मैं उनका एक छोटा भाई हूँ जी। तो इसलिए यहाँ पर आना पड़ा। जैसा हर इलेक्शन में हम आते अभी भी आए। जी। लेकिन लास्ट मेरी और अमानत भाई की मुलाकात हुई थी, मैं जब अजमेर गया था वापसी में आया था जी। तो मुझे कुछ न्यूज़ मिली थी कि इनके ख़िलाफ़ में क्या साजिश की जा रही थी। जी। वो तमाम साजिशें मैं इनको समझा के गया था जाने के वक्त कि भाई एमआईएम आने वाली है और यहाँ पर 10 से 12 सीट लड़ेगी। जो महर हुसैन जेल में हैं उनको पुलिस का दबाव है कि वो एमआईएम का कैंडिडेट बने। कुछ लोग नहीं बन रहे हैं, कुछ लोग बनने पे ज़बरदस्ती उनको डरा धमका कर राज़ी किया जा रहा है जी। और उनको लालूच दी जा रही है कि हम आपको बेल देंगे और आपका केस उड़ा देंगे। जी। लेकिन साबिक़ा में इस तरीक़े से जिससे भी वादा किया गया था वो वादा उनका पूरा नहीं किया गया और मजलिस के वो कैंडिडेट भी बने हैं। मैं 2-3 मिसाल आपको आगे भी दूंगा। तो मैं इनको कहकर गया था आप जाइए, जाकर आपके पार्टी के बॉसेस से बात करिए। जी। फिर बाद में ये हुआ कि अचानक से इलेक्शन का ऐलान हो गया और अमानत भाई तो बाय डिफ़ॉल्ट कैंडिडेट थे ओखला के। वो बिल्कुल पिछले 10 साल में वो बेहतरीन एक कॉमन मैन है। वो आज भी आप कल देखेंगे, कल स्टेज पे आए थे, नीचे बैठ गए वो आके। तो एक्चुअल जो आम आदमी के पार्टी के आम आदमी है वो अमानतुल्लाह साहब है। और जो आप देख सकते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारे जो भी इस्लाम के लोग गुज़रे हैं वो बिल्कुल एक फ़कीर टाइप के लोग रहते थे। तो अमानत भाई में वो तमाम खूबियाँ आपको देखेंगे कि एक बिल्कुल एक नरम फ़कीर टाइप का आदमी है, बावजूद इसके कि वो एक पठान है तो भी अपने आप को बहुत। और ये देखिए कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था
20 के बाद से अब जो इलेक्शन हो रहा, कई दिन वो जेल में गुजारे बेचारे, कई ईडी केसेस, ये केसेस, वो यानी नेशनल मीडिया की जीनत बने हुए रहे, समझिए आप वो। तो ये है अमानत कि भाई नो डाउट बहुत अच्छे नेता हैं, कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में दंगा होता है, शाहीन बाग में सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट होता है, लोगों के करीब आते हैं, लेकिन ओखला की आवाम के बीच एक मैसेज लगातार कन्वे हो रहा है कि ऐसे विधायक को क्यों चुना जाए जिसपे ईडी लगातार परेशान कर रही हो, जिसपे घोटाले के मामले हो, या फिर उनके साथ एक कोरोना का भी वक्त गुजरा है। तो आपने भी यहाँ पर चुनाव में घूम के देखा है, मैंने रात भी आपको हाई एक्सटेंशन के नीचे देखा था जहाँ एक जलसा हो रहा था, वहां भी आप मौजूद थे। तो ओवरऑल जब आप यहाँ पर आए हैं तो आपको क्या लग रहा है कि अमानत भाई कितना एज कर रहे हैं यहाँ पर, या लोगों की जो नाराजगी है वो किस हद तक अमानत भाई ने दूर कर दी है? देखिए, जो अपने होते हैं वो नाराज़गी इज़हार करते हैं, बिल्कुल। जो गैर होते हैं वो पत्थर मारते हैं वो। तो अमानत भाई का तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसा रिश्ता है कि हर घर का बच्चा इनको जानता है, ये हर घर के फ़र्द को बाज़ाफ्ता नाम से जानते हो। बिल्कुल। और छोटी से छोटी तकरीब भी अगर घर में रहेंगी तो अमानत भाई के बगैर नहीं होती हो। ओखला में अगर कहीं अपनी लड़की का कोई रिश्ता भी कर रहा है तो अमानत भाई उसमें दावत में रहते हैं। ठीक है। अब जो इनको ईडी परेशान कर रही है, या इनको जो भी ये जो है, आप देख सकते हैं कि पूरे इंडिया में जो भी मुस्लिम तंजीमें हैं जो अमित शाह के हाथ पे बैत नहीं कर रही, अजीत दोवल के हाथ पे बैत नहीं कर रही, या मोदी के हाथ पे बैत नहीं कर रही, उनको तंग किया जा रहा है, जिसकी एक लड़ी है अमानतुल्ला। दूसरी चीज़ ये है कि अब इनके ऊपर आप बोल रहे हैं कि जैसा दूसरे नेशनल टीवीज़ बोलते हैं कि घोटाला, बंदूका निकले, पैसे निकले, तो ये तो क्या है, ये मीडिया ट्रायल है। ये जब तक अनटिल एंड अनलेस ए पर्सन इज़ कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, आप किसी को मुल्जिम नहीं बोल सकते, पहली चीज़ ये तो बिल्कुल। अब रही बात, अब आप देखिए इलेक्शंस में ऐसा होता है कि जो नया कैंडिडेट होता है तो उसके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। जो पुराना कैंडिडेट रहता, आप 10 साल आप काम किए हैं, आपको 10 साल की रिपोर्ट पेश करना है, आपको 10 साल में आपने क्या काम किया उसका इम्तिहान रहता है। और जितना कैंडिडेट पुराना होते जाता है उसके लिए इलेक्शन टफ होते जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से जो है कुछ नाराज़गी है। यकीनन आज रोड नहीं है कल दल जाएंगी, आज सड़क, आज बिजली ख़राब है कल हो जाएंगी वो। तो नाराज़गी है, लेकिन अपने कैंडिडेट पे एतमाद भी है लोगों को। जैसा एक बड़ा छोटा भाई बड़े भाई के ऊपर नाराज़ होता है, एक बहन अपने भाई से नाराज़ होती, तो अमानत भाई वो नाराज़गी को भी सुन रहे हैं। तकरीबन काम उनको तो बेचारों को 8 महीने ही मिले ना, कि पहले तो 2 साल कोरोना का गया, 2 साल में कोरोना में तो कोई काम ही नहीं हो रहा था, सब दफातर बंद थे, खाली राशन के पाकिटां दे रहे थे घरों पे फिर के लोग। फिर उसके बाद में इससे पहले एनआरसी का एजिटेशन चला, आपको मालूम है कि सबसे पहले गवर्नर के घर पे जाके एहतजाज करने वाले का नाम अमानतुल्ला है। चाहे मॉब लिंचिंग होने दीजिए, कहीं भी झारखंड में होने दीजिए, उत्तर प्रदेश में होने दीजिए, किसी मुकाम पर है, अगर सबसे पहले उस मुकाम पर जाता है आदमी और उनको माली इमदाद करता है, उनको नौकरियां देता है वक्फ बोर्ड में, हालांकि वो दूसरे स्टेट के इश्यूज से, आप देखिए कितना जिगर वाला इंसान है। कि मैं आपको यहाँ रोकूंगा, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी नेता हो जब वो लाइमलाइट में आ जाता है, चाहे फिर अमानत हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या फिर कोई भी मुसलमानों का एक बड़ा नेता हो, उसको ऐसा अंदर से फील होने लगता है कि अब मुसलमानों की जो क़यादत है वो मेरे हाथ में है, मुसलमानों के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बहुत सारे मुद्दे पर बोलते हैं, आप भी हैदराबाद से आते हैं, उनकी हैदराबाद में पार्टी भी है, मजलिस है। क्या सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा देना, शिफाउर रहमान या ताहिर को लड़ा देना, तो पूरे दिल्ली का जो चुनाव है वो असदुद्दीन ओवैसी के सर मंड दिया जाएगा? क्या उनकी इतनी बड़ी गलती है कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ा? आपने कहा कि मैंने कहा कि साजिश आपके लिए हो रही है, 10 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा, उन्होंने 10 पे नहीं लड़ाया, जबकि 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम जो वोटर हैं वो निर्णायक साबित होते हैं, जिनमें से 8 सीटें ऐसी हैं कि जीत भी सकते हैं मुसलमान, लेकिन बावजूद इसके असदुद्दीन ओवैसी 2 सीटों पर रुक गए। तो ये कितना बड़ा अंतर है कि असदुद्दीन ओवैसी 2 ही सीटों पर रुके हुए? देखिए, आप मेरा पहला आपके सवाल का थोड़ा जवाब देके मैं दूसरे सवाल में आता हूँ कि आदमी जब जितना पुराना होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा इम्तिहान देना पड़ता है। ठीक है। अब आप देखिए, उसको पूरी सेंट्रल एजेंसीज तंग कर रही है। हाँ। तो वो इतना लड़ने के बावजूद भी आपके काम कर रहा है, तो एक बहुत बड़ी खूबी है, ये अल्लाह की देन है, ओखला के अवाम की दुआएं हैं जो आज अमानतुल्ला बाहर है और अमानतुल्ला इलेक्शन लड़ रहे हैं। वरना तो हम तो ये समझ रहे थे कि अमानतुल्ला का पूरा इलेक्शन जेल में रहकर ही जाएंगा बोलकर। ठीक है। अब यहाँ पर आप जो सवाल किए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, आप मुझे बताइए कि 2014 से पहले कभी आप सुने थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दूसरे स्टेट में इलेक्शन लड़ी बोलकर? नहीं सुना। तो जहाँ पर मोदी जिस दिन से आए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं,
ये मोदी इज़ फाइटिंग ए प्रॉक्सी वार, एक प्रॉक्सी वार चल रहा है ये। तो इनको इशारा करके इनको हर जगह भिजा देना। तो आप सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश का इलेक्शन देखिए, इन्होंने 75 कैंडिडेट्स लड़ाए वहाँ पर। लड़ाने के बाद में जो समाजवादी पार्टी जो नुकसान हुआ, यानी आप पूरा इंटरनेट पे है वो, आप निकाल कर देख सकते हैं कि कितने सीटें 1000 वोट से गए, कितने सीटें 2000 वोट से गए। तो तकरीबन 50 ऐसे सीटें थी जो समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ मजलिस के कैंडिडेट सरने से। वो नुकसान इसलिए होता है कि मुसलमान जो है नॉर्थ, ख़ास तौर पर नॉर्थ का जो मुसलमान होता है बहुत जज्बाती होता है। वो शेरवानी, टोपी, दाढ़ी, हरा झंडा, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो ये साबिक़ में आप इस्लाम की तारीख़ में भी देखेंगे कि ऐसे लोग कई है जो जज्बात से इस्तेमाल किए। तो उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। फिर उसके बाद में इन्हों जो है महाराष्ट्र आए थे। महाराष्ट्र में भी यहाँ पर नुकसान करे, बीजेपी की हुकूमत बना के चले गए। वहाँ पर भी बीजेपी की हुकूमत बनाई। पहले ऐसा था कि बीजेपी वाले इनसे आजीज़ी मिन्नत करके इनको इस्तेमाल कर रहे थे। आज ये दौर आ गया कि असदुद्दीन ओवैसी डर के बीजेपी के डर से ये वहाँ पर जा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि दिल्ली में और एक चीज़ क्या है कि आप जो है एक मच्छी पूरे समंदर को गंदा कर सकती, जैसा एक मुहावरा है। आजकल इंटरनेट का दौर है। मैं हैदराबाद में बैठ के अगर कोई गैर मुस्लिम के ताल्लुक़ से या कोई भगवानों के ताल्लुक़ से अगर मैं बयान दे दूं तो वो आजकल पूरा फैलता। अभी इलेक्शन में उसका फ़ायदा होता। मैं एक मुस्लिम नेता होते हुए, अल्लाह ताला कुरान में सूरह निसा में फरमाया कि तुम किसी के दूसरे मज़हब के खुदाओं के बारे में मत लफ्ज़ करो बोल के। ठीक है। आप और एक बात मुझे ये बोलिए, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी की जो स्पीच थी, हेट स्पीच 2013 में जो हुई थी, उससे पहले क्या आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करा था क्या? बताइए आप। वो स्पीच के बाद में गली गली जो है वो लोगों को मौका मिला गया, उनके सीडीज़ बांटे गए और बीजेपी इख्तियार में आई। फिर उसके बाद में आज भी वो सीडीज़ बंटते रहते हैं हर इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं आप दानिस्ता तौर पे बोलिए, नादानिस्ता तौर पे बोलिए, या साजिश के तौर पे बोलिए, या लालूच के तौर पे, आप तो इस्तेमाल होते आ रहे हैं। तो हम 50 सीट लड़े बोल के महाराष्ट्र में ऐलान करें। 16 सीट पे चुनाव लड़ाया था उन्होंने। 16 सीट पे चुनाव लड़े थे। बाद में ये हुआ कि अब हमारे कने कांग्रेस सरकार आ गई। वहाँ पर जो है रेवंत रेड्डी आते ही इनको एक मैसेज भिजा दिया कि अब आपकी चलने वाली नहीं है। ये लोग जाके दोनों भाई सरेंडर हो गए उसके पास। असेंबली में जो शख्स को आरएसएस का एजेंट, रेवंत रेड्डी को आप स्पीचेस सुने होंगे ना तेलंगाना के, सुना है? टिल्लू, आरएसएस का टिल्लू बोले, असदुद्दीन ओवैसी छोटा रिचार्ज बोले। असेंबली में उसकी इतनी तारीफ़ की है, शायद मैं समझता हूँ कोई कांग्रेस का एमएलए या एमपी भी उतनी तारीफ़ नहीं किया। और बोले कि हमारी बचपन की दोस्ती है दोनों की, वी आर गुड फ्रेंड्स बोल दिए। तो अचानक से गिरगुट जैसा रंग बदलता असदुद्दीन ओवैसी को देखा तो गिरगुट भी शर्मा जाएगा कहीं। तो उसके बाद में ये हुआ कि रेवंत रेड्डी इनको कॉल करके ये बोला कि आप फलाने सीट पे विड्रा करिए। 16 सीट लड़ा के बीजेपी को खुश कर दिए, बाकी की सीट पे से विड्रा करके उनके कैंडिडेट्स बयान दिए कि हम इतने सालों से तैयारी कर रहे थे, अचानक हमारे को बी फॉर्म देते बोले, बी फॉर्म नहीं दिया लास्ट मोमेंट में। कुछ लोग बी फॉर्म भी डाले थे तो उनको ज़बरदस्ती विड्रा कराए। आप पूरे महाराष्ट्र का इलेक्शन को देखिए आप, 15 मिनट जहाँ जा रहे हैं वहाँ असदुद्दीन ओवैसी की छिचोरी स्पीच, अकबरुद्दीन ओवैसी की छिचोरी स्पीच, यानी वो लोग वरगला रहे थे। हिंदुओं को जो है, हिंदू वोटर्स को फोर्स कर रहे थे कि वोट फॉर बीजेपी बोल के। और ये डैमेज जो है नेशनल पार्टीज नहीं समझ रही कि एमआईएम से हमारे को क्या डैमेज हो रहा। देयर इज़ नो काउंटर ऑफेंसिव सेल नहीं ऑन करें। हर पॉलिटिकल पार्टी में काउंटर ऑफेंसिव सेल होना। ये अखिलेश यादव जब बम्बई में मुझे मिले थे, जब सीएम थे, तो मैं उनको समझाया था। तो उन्होंने ये बोले कि अरे असदुद्दीन ओवैसी मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे बाजुक बैठते थे, उन्होंने कहीं कोई यूपी आके मेरे को डैमेज करेंगे बोले। फिर उन्होंने इलेक्शन हारने के 3 साल के बाद में फिर कोई अबू आसिम आज़मी की दावत में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैं याद दिलाया था उनको। ये कांग्रेस वालों को हम 2014 में बोले थे, देखिए आप ये ऐसा सा है, मोदी इज़ फाइटिंग ए प्रॉक्सी वार। उन्हें डायरेक्ट नहीं लड़ा, मुस्लिम वोट आपके काट दे रहा, सेकुलर वोट काट दे रहा, आप लोग कुछ काउंटर ऑफेंसिव सेल बनाइए
तो ये लोग अपने उलझनों में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं ये लोग कि इनका ने वो डिपार्टमेंट ही नहीं है इनका ने। अच्छा, दिल्ली के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी कोई कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी रोकने में सक्षम नहीं होती है, कोई हेट स्पीच नहीं होती है, तो फिर क्या वजह होती है? आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करी कि हैदराबाद से आके वहाँ चुनाव लड़ लिए। आपको पता है कि हरियाणा में कांग्रेस हारी, आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट लड़ाए, तो इसका मतलब फिर आम आदमी पार्टी जाके क्यों चुनाव लड़ रही है वहाँ पर? नहीं, देखिए कांग्रेस जो है जब इनको ज़रूरत रहती मोहब्बत की दुकान खुल जाती इनकी, जहाँ से ज़रूरत बंद हो जाती इनकी मोहब्बत की दुकान बंद हो जाती। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि कर्नाटका में पूरे मुस्लिम तंजीमें रोड पे आ गए थे कांग्रेस को इख्तियार लाने पे। तेलंगाना में बावजूद उसके कि MIM BRS के साथ में थी, लेकिन मुस्लिम जो है वन साइडेड कांग्रेस को वोट दिए। आज 1 साल हो गया वहाँ पर एक आप मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं अभी आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, कोई मौलाना इंटरव्यू दे रहे थे कि KCR बहुत अच्छा आदमी था। वो KCR जो 9 मसाजिद शहीद करा, आलेर एनकाउंटर में मुसलमानों को जुडिशल कस्टडी में, हिंदुस्तान में नहीं हुआ, वो आलेर एनकाउंटर में जुडिशल कस्टडी में 5 मुसलमानों को मार दिए और 9 मसाजिद शहीद करे। कई ऐसे वाक़यात हैं और मौलाना KCR की तारीफ़ कर दिए। तो स्टडी रहना चाहिए। कांग्रेस क्या करती, जहाँ से अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना था सोनिया गांधी को, तो सोप को बुलाए कि इंडिया अलायंस बना लिए। अब उसके बाद में आप बताइए कि हर पार्टी का कहीं ना कहीं प्रेजेंस रहता है। तो अब आप बोलेंगे कि भाई पंजाब में क्यों गई आम आदमी पार्टी? पंजाब में तो हुकूमत कर लिए वो लोग, लास्ट टाइम भी हरियाणा में लड़े, ये टाइम भी लड़े वो लोग। तो कांग्रेस को थोड़ा बड़ा दिल करके एक 2 4 5 सीटें दे दिए तो झगड़ा खत्म हो जाता था। अब आप बताइए, असदुद्दीन ओवैसी भी तो गठबंधन में आना चाहते हैं, वो भी तो गठबंधन की बात करते हैं, वो भी तो इख्तियार की बात करते हैं, वो भी तो कहते हैं अगर आपको इतना डर लग रहा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचा देगा तो फिर अखिलेश यादव हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या फिर दिल्ली में कोई भी सरकार हो तो उनको गठबंधन में लेकर 4-5 सीटों पर इनसे भी मतलब कॉम्बिनेशन बिठा के इनको सीट दे दें, आसानी हो जाएगी। बीजेपी की बी टीम अगर असदुद्दीन ओवैसी को बोला जाता है तो यहां तो कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह रही है। सर, मैं बोला कि कांग्रेस जो है एक बड़ी मगरमच्छ है, वो छोटी कोई पार्टी को सरवाइव नहीं होने देती। जब उनकी ज़रूरत पड़ती उनको बुलाती, इस्तेमाल करती, फिर बाद में हकाल देते, अपॉइंटमेंट भी नहीं देते। तो अब रही बात, आप ये बोल रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया अलायंस में क्यों नहीं ले रहे हैं बोलकर। पूरी ज़िंदगी आपकी गुजर गई इंडिया अलायंस के तमाम पार्टनरों को आप बीजेपी के एक एजेंट बनकर डैमेज करे। अचानक एक दिन रात में आप ये बोले कि भाई आज सुबह से बंद कर दे रहा हूँ मैं आपका ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? अच्छा, वंचित बहुजन अगाड़ी महाराष्ट्र में जो प्रकाश अंबेडकर साहब बनाए थे, असदुद्दीन ओवैसी उनसे अलायंस करे थे। उन्होंने ये बोले कि आप जो है 6 सीट लड़िए, हम बाकी के सीट लड़ते। तो उन्होंने जो है नहीं, मेरे को 30 सीट दियो बोले उन्होंने। तो वहाँ पर दोनों का कुछ किरकिरी हुई, वो अलायंस एक ही इलेक्शन में ब्रेक हो गया वो। तो आपका मिजाज ये नहीं है कि आप कहीं एडजस्ट नहीं होते। आप पहली चीज़, अच्छा, आपको बड़ा दिल करना चाहिए। साबिक़ा में जितने मुस्लिम लीडर्स गुजरे, आप उनकी स्टडी करिए। आप जब एक मुसलमानों के रहनुमा हैं तो आप पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि भाई पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी मुस्लिम पार्टी कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप दलितों का और बहुजनों का साथ नहीं लेंगे। तो बात तो करते हैं दलितों की बात, सुनिए मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर आ रहा हूँ मैं। अब दूसरी चीज़ है कि इम्तियाज़ जलील जो है एक मीडिया में लेटर लिखे कि हम इंडिया अलायंस में आना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र के उसमें बोल के उन्होंने डायरेक्ट सोनिया गांधी को लिखे, राहुल गांधी को लिखे। उन्होंने ये सब क्या था, अवाम को धोखा देने के लिए था। अच्छा, मेरी नीयत नहीं है। अब जैसा मेरी नीयत थी आपको इंटरव्यू देना, आप फ़ोन करें, मैं फ़ोन करा, ढूंढ के हम दोनों मिलके इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है। जब मेरी नीयत नहीं है तो मैं खाली बोल देता हूँ कि भाई अरे मैं मिलत टाइम्स वालों को फ़ोन करा था, उन्होंने मेरे से इंटरव्यू नहीं ले रही। तो आप समझे ना बात को। असदुद्दीन ओवैसी इज़ ए वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन। उनका यहूदियों में बराटअप हुआ, उनका लंदन में वो जो 12 लाख की डिग्री करे, लगा रहे हैं आप उनके ऊपर। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, देखिए एलिगेशन नहीं है, हम जो भी बात करते तो वो यहूदियों की पॉलिसी को स्टडी करते हैं और मुसलमानों को जो है धोखा देते हैं ऐसा बोल के। अरे मैं इंडिया अलायंस में जाना चाह रहा हूँ, मेरे को नहीं ले रहे इंडिया अलायंस वाले। अरे भाई आप अपनी तरफ से पहले ऐसी करो ताकि लोग आपके घर पे आए। आप अगर फ़र्ज़ करिए आप एक गैर मुस्लिम महल्ले में कोई कारोबार कर रहे हैं, आपको रोज़ लोग गालियाँ दे रहे हैं, आप सीरतुन नबी पढ़िए, आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपके ऊपर जो है कचरा डालती थी एक ख़वातीन, तो उन्हें एक दिन नहीं दिखी तो आप जाके उसकी मिजाज पुरसी करें। आप उनको डैमेज करके
पूरा डैमेज करे। जब वो लोग डैमेज नहीं हुए, वो लोग पावर में आ गए, अचानक आप बोल रहे हैं मैं आपके साथ आ जाता हूँ। अब यही कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को RSS का टिल्लू बोले, इसको छोटा रिचार्ज बोले, अचानक जाके उसके गोद में बढ़ गए। जब तेलंगाना तहरीक चल रही थी हमारे कने, ख़ास तौर पे सुनिए आप, 2002 से लेके 2012 में या 13 में तेलंगाना अलग हुआ, एक दिन भी असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना तहरीक में हिस्सा नहीं लिए। यही बोलते रहे कि जो भी मुसलमान जा रहे हैं वो बीजेपी के एजेंट है। खुद हम जो तेलंगाना की तायद कर रहे थे वो दिनों में, तो हमारे पे एलिगेशन लगाए कि बीजेपी के एजेंट है ये लोग। बाज़ाफ्ता आलिमों को लगा दिए कि तुम फतवा दे दो कि कोई मुसलमान तेलंगाना में नहीं जाना बोल के। तेलंगाना जिस दिन अलग हुआ, KCR साहब CM बने, सबसे पहले जाके मुबारकबाद देने वाले 2 भाई थे। तो इनका जो इनकी गुफ्तगू रहती, वेरी कैलकुलेटेड बात करते हैं नो, जो आप बता रहा हूँ कि यानी उन वही चैनल को इंटरव्यू देते जो पूरा सवाल लिख के भेजते हैं। पहले ये पूछना है तो आओ मेरे कने, इंडिया TV कुछ देते, NI कुछ देते, जो प्रो BJP RSS माइंडेड चैनल्स है। अब आप देखिए, एक छोटी सर की बात है कि RSS का जो चीफ था मोहन भागवत, ये बोला कि जिसको एक बयान आया था उनका कि भारत माता की जय जो नहीं बोलेंगा उन्हें हिंदुस्तान में नहीं रहना। ठीक है, कौन है कि बोल दिया, बयान दे दिया, ख़त्म नहीं। इमीडिएट 2 या 3 मिनट में असदुद्दीन ओवैसी नेशनल चैनल पे आ गए, मेरे गले पे अगर छुरी भी रखेंगे तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा बोल दिए। तो आप बताइए, वो कंट्रोवर्सी हुई, यानी उनका बयान आने से पहले इनको इन्फॉर्मेशन रहती क्या हम ये बयान दे रहे हैं, तुम ये बयान दियो बोल के। स्टोरी राइटर एक है अलग। फिर आप और एक 2-3 ऐसे चीज़ें देखेंगे कि आलेर में इनकाउंटर में 5 मुसलमानों को जुडिशल कस्टडी में मारे, और उसी टाइम पे जो है भोपाल में, मध्य प्रदेश में जेल से भागे बोल के तकरीबन 6-7 जनों का इनकाउंटर हुआ। वो इनकाउंटर यानी ये शेषाचलम का इनकाउंटर, ये आलेर इनकाउंटर और भोपाल इनकाउंटर एक साथ हुए थे ये। तो असदुद्दीन ओवैसी अचानक से NDTV पे आ गए, बिल्कुल 7 या 10 मिनट में। ही स्पीकिंग ओनली अगेंस्ट दैट एनकाउंटर। जहाँ पर आप BRS गवर्नमेंट के साथ में हैं, आलेर एनकाउंटर के ऊपर आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। आप किस बात की कर रहे हैं? जहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जहाँ पर एनकाउंटर हुए, उसी के खिलाफ में बोल रहे हैं आप। तो उनका जो भी बातचीत रहती, उनका जो बोलना रहता, उनका मिलना रहता, वेरी कैलकुलेटेड रहता वो। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचे वैसा, हिंदू वोट एक हुए वैसा, उनके मास्टर्स को खुश करने की गुफ्तगू करते। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के तमाम बड़े मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं, आप भी देखते हैं। CA हो, NRC हो, UCC हो, कुछ भी हो, लेकिन तमाम बड़े मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ मैं सोच सकता हूँ वो असदुद्दीन अल्फाजों में बोल के चले जाते हैं, और वो तमाम आवाज़ जो है पूरे हिंदुस्तान में जाती है। उसको कैसे देखते हैं? और एक सवाल मैं यहाँ पर ये लूँगा, आप भी हैदराबाद से आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं, अगर इतनी खराबी है तो आवाम इतना प्यार क्यों करती है? 2.5 से 3 लाख 4 लाख वोटों से वो वहाँ से जीत के आते हैं असेंबली में, कैसे? देखिए, सबसे पहले तो एक आप जब MIM के भक्तों से बहस करेंगे तो एक बोलते हैं कि कोई MP बिल फाड़ा क्या, असद ओवैसी NRC का बिल फाड़ा। आप मुझे ये बोलिए, मैं भी 10 साल कारपोरेटर रहा, हम भी कई बजट जब पेश होता तो हम भी फाड़ते। यानी एक वो है, तरीक़ा है प्रोटेस्ट का। असेंबली में मेरे वालिद भी 40 साल असेंबली में, 30 साल असेंबली में रहे, कई बिलों को फाड़े। तो पार्लियामेंट में भी फाड़े होंगे ये बिल को, इट्स ए एक्ट है एक आप प्रोटेस्ट करने का। तो अब उसको मुद्दा बना के ये बोलते कि भाई कोई देश में बिल फाड़ा क्या, बताओ, देखो असद ओवैसी बिल फाड़ा। आप बताइए, बिल फाड़ने से क्या वो कानून पास होने से रुक गया क्या? बताइए आप। उन्होंने तो अपना काम कर रहे हैं जो भी करना है। अच्छा, अब आप दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि हैदराबाद में, मैं आपको ये NRC के एजिटेशन की बात करता हूँ। NRC जब ये आया, जब जैसा शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा 1 मिलियन मार्च जो है हैदराबाद में हुआ था, याद होंगे आप लोगों को। उसके ऑर्गेनाइज़र हमारे मुश्ताक मलिक साहब थे, मैं था और दूसरे पार्टियां भी थे उसमें। तो पहले तो हमारा परमिशन कैंसिल कराई। अच्छा। BRS गवर्नमेंट है वहाँ पर, MIM इज़ विद BRS, और ये BRS के चीफ बोल रहे हैं मैं भी NRC के ख़िलाफ़ में हूँ, असदुद्दीन ओवैसी भी बोल रहे हैं मैं NRC के ख़िलाफ़ में हूँ। और हमारा ही नहीं, सारे जितने प्रोटेस्ट हो रहे थे वहाँ पर सबको अरेस्ट कराए। ऐसा वुमेन प्रोटेस्ट हमारे कहीं भी हुआ, उनको उठा के लेके जाके जेलों में डाल दिए बच्चियों को। अब हम लोग क्या करें, कोर्ट जाके ऑर्डर लाए। कोर्ट जाके ऑर्डर लाए तो उस वक्त के हमारे कमिश्नर अंजनी कुमार साहब थे,
ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर 140 केसेस बुक करे। आप बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी की बगैर मर्जी के इतने केस बुक हुए, बताइए आप। एक कमिश्नर अगर बटन दबाए तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है इन्हों। आप पावर में साथ एमएलए आपकी पार्टी में, ये जो बच्चे जुलूस निकाल रहे थे तो कहीं स्टॉप पे रुकते देखिए आप, तो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे से उनके नंबर निकाल के सारे लोगों पे 120 to 130 केसेस, ऑल केसेस में ऑर्गेनाइजर मुश्ताक मलिक साहब को A1 बनाए उसमें। तो ये किसकी निगरानी में हुआ ये? ठीक है, जिस दिन 1 मिलियन मार्च हो रहा, इन्हों क्या करे, आखिरी में कुछ भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो हैदराबाद से एक 50 किलोमीटर दूर पे इन्हों अपना एजिटेशन लगा दिए ताकि लोगों को उधर डाइवर्ट करना बोल के। अब आप बोल रहे हैं कि हैदराबाद का चुनाव होता, तो मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि आपके कई नेशनल टीवी चैनल आए थे वहाँ पर। हैदराबाद में चुनाव नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता, वहाँ सिलेक्शन होता वहाँ पर। अच्छा। आप देखिए, सबसे पहले तो हैदराबाद के 7 हल्के जो है उसके अंदर जो है कई लाख डुप्लीकेट, मल्टीपल, बोगस वोटर्स हैं वहाँ पर। अच्छा। यानी दूसरे रियासतों के, दूसरे गाँवों के, डिस्ट्रिक्टों के वोटर हैदराबाद में हैं। हम ये बात बोल रहे नहीं है। हर असेंबली इलेक्शन से पहले हम लोग पूरा बूथ वाइज चेक करते हैं डेटा, हमारे बच्चे जाके घर में। अब जैसा मेरा घर है 16-3-527, मेरे घर में ओरिजिनल 38 मेंबर्स है। मेरे को खुद नहीं मालूम मेरे घर में 73 लोग कौन आएंगे, नहीं मालूम। मैं इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है कि हाउ कम, ये क्या बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, ये मेरे घर में जो इतने नाम है, क्या कुछ साजिश हो रही क्या बोल के। तो आज तक उसका जवाब नहीं आया। तो ऐसा हम लोग सर्वे किए। एक घर में जो है शीशे का कारखाना है वहाँ पर मौला के चिल्ले में, वो बंद हो गया 5-6 साल हो गया। 150 वोट है उसमें, 180 वोट है। तो हम जो है ये पूरा डाटा निकाल के उसको ऑडियो में, उसको सीडी में उसमें डाल के, हमारा पहला जिम्मेदारी रहती जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी रहता, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो जीएचएमसी कमिश्नर है उसको देते। हम 1 महीना खामोश बैठते, नहीं हुआ तो उस स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को देते। फिर हम जाके जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देते। ये हमारा 2002 से चलते आ रहा किस्सा है। इतना लंबे समय चलने के बाद भी उसके बावजूद काम नहीं हुआ तो हम हाई कोर्ट जाते, हाई कोर्ट फिर हम सुप्रीम कोर्ट के जाते। इस दरमियान में इलेक्शन हो जाता और वो पूरे बोगस। फिर हम इलेक्शन होने के बाद में भी खामोश नहीं बैठते। अब जैसा आप बाहर है, आप हमारे 100% आदमी हैं, आपका वोट कास्ट हो जाता, तो हम आरटीआई में पूछते कि भाई इनका वोट कास्ट हुआ क्या, हमारा जवाब आता यस। तो हम उनका पासपोर्ट मंगा के, वो पासपोर्ट लगा के कि भाई ये शख्स, उनका एक एफिडेविट मंगा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को, ऐसे सैकड़ों कंप्लेंट, मर गए सवालों के नाम हैं, घर खाली हो गए सवालों के नाम हैं, NRIs वोट डाल के कास्ट करते। तो हैदराबाद का पार्लियामेंट इलेक्शन जो है 6 महीने पहले से प्लान होता है, असेंबली और पार्लियामेंट। जो स्टेशन हाउस ऑफिसर रहता है, इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर, सारों को चेंज करके ये अपनी मर्जी के ऑफिसरों को डालते। बड़ी रकम दी जाती उनको, और बाज़ाफ्ता इलेक्शन के बाद में उनको अच्छी पोस्टिंग भी दी जाती। वादा नहीं, बाज़ाफ्ता पोस्टिंग देते उनको। बल्दिया क्या है, जीएचएमसी, ये लोग चाहे कांग्रेस रहो या BRS रहो, ये लोग उसमें पार्ट एंड पार्सल है रूलिंग में। तो बल्दिया के तमाम ऑफिसर्स, इलेक्शन कमीशन नहीं कराता, इलेक्शन करवाते बल्दिया के ऑफिसर्स। और उस दिन क्या होता, जैसा ही इलेक्शन का ऐलान होता, अब हमारे साथ पुलिस का अरेंजमेंट, MIM वर्सेस MBT जाके इलेक्शन जो है MBT वर्सेस पुलिस हो जाता सारे। अब आप देखिए, मैं लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा याकुतवारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं पहली बार जहाँ पर कारपोरेटर लड़ा, पूरा मेरा वार्ड काट दिए थे। खैर कैसा है कि अल्लाह मैं जिताया, हम 5 साल थे, वो मेरा फर्स्ट वार्ड रिजर्व कर दिए, तो हम बाजू के वार्ड से लड़े, आजमपुरे से, वो भी हम जीते। फिर 5 साल करे तो उसको रिजर्व करा दिए, तो फिर हम तीसरी जगह से लड़े। अल्लाह ताला परसों मौका दिया तो हम याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, सिर्फ 800 वोट से मैं हारा इलेक्शन। अब आप सुनिए, हिंदुस्तान में कहीं कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लेते, हमारे हर इलेक्शन में हमारे को पुलिस गिरफ्तार कर लेती। मेरे दोनों फ़ोन खींच लिए, DCP जो साउथ जोन था उस वक्त का, उसको करोड़ों रुपए दिए पैसे, मेरे को गिरफ्तार करा लिए। मैं जब गिरफ्तार हुआ, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस को फ़ोन करा, तो किसने गिरफ्तार किया यार, तेरे को बोल रहे हैं, और क्यों गिरफ्तार किया पूछ रहे हैं मेरे को। मैं बोला लो साहब ये फलाना ऑफिसर बोल, तो ऑफिसर उठा के कमिश्नर का फ़ोन फेंक दिया। कमिश्नर, मैं जब मेरे को गिरफ्तार कर रहे थे, हमारे जो कमिश्नर थे उस वक्त के, संदीप चंडलिया कमिश्नर थे, बड़े अच्छे ऑफिसर थे, नेक ऑफिसर थे। उनको ख़ास तौर पे इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए लाया गया था। तो मेरे को तकरीबन 150 पुलिस वाले आके गिरफ्तार कर रही हैं। मैं एक मच्छर पहलवान मेरे को लाके, तो मैं इमीडिएट कमिश्नर को फ़ोन मिलाया, रिटर्निंग ऑफिसर को फ़ोन मिला रहा हूँ, क्या है साहब ये किस्सा। कमिश्नर बोला कि किसने गिरफ्तार किया तुम्हारे को, मैं फ़ोन दे रहा हूँ ऑफिसर को।
वो इंस्पेक्टर रैन बाजार और टास्क फोर्स इंस्पेक्टर को, लो तुम्हारे कमिश्नर बात करें, ऐसा फ़ोन लेके फेंक दिया मेरा फ़ोन। वो फ़ोन ही चले गया, आज तक नहीं मिला मेरे को, कहाँ गुम गया कि। फिर मैं दूसरे फ़ोन से मिलाया कमिश्नर को, तो उन्होंने बोला नाम बोल यार वो कौन है बोल के। मेरे को पकड़ के लेके जाके 4 घंटे बंद कर दिए, मेरे फ़ोन खींच लिए, मेरे ड्राइवर को इतनी बुरी तरीके से हमारे पुलिस वाले, मेरे पोलिंग बूथों पे जो बच्चे बैठे थे बालाम पकड़ के निकाल के पुलिस वाले मार रहे हैं। कश्मीर में जैसा इलेक्शन होता उससे बदतर इलेक्शन होता हमारे घने हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई वैल्यूज नहीं है वहाँ पर। अच्छा, अब आप बोलिए कोई एक झंडी लगाया, जैसा अमानतुल्लाह यहाँ तकरीर में बोल रहे थे कि भाई हम झंडियाँ लगाए तो निकाल दे रहे हैं, बल्दिया वाले उनके झंडियों को रख रहे हैं। ये हम 30 साल से बर्दाश्त कर रही है कि मेरे पास पैसे भी नहीं झंडी लगाने के, हम इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? हम 30 साल से ये सहते आ रहे हैं, ये जुल्म। आप समझे ना मेरी बात को। कई लोग जो सोशल मीडिया पे आके कमेंटा करते कि तू एक कारपोरेटर नहीं है, अरे मैं 2 बार कारपोरेटर हूँ। जितने लोग आके जो कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो बीजेपी का आईटी सेल बोलिए, एमआईएम का आईटी सेल बोलिए, जो भी है, ये लोग, अब आप मेरा इंटरव्यू डालिए, आपको एक 3000 एंटी कमेंट्स आ जाते हैं आपको। तो बहरहाल हमारा बोलने का मतलब ये है कि हैदराबाद में इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता वहाँ पर, पहले से डिसाइडेड रहता कौन किसको जिताना, कहाँ से कौन जीतना बोल के। और कल तक कांग्रेस पावर में थी तो इन्हों कांग्रेस के साथ थे, आज बीजेपी पावर में तो बीजेपी के साथ है, कल तक बीआरएस पावर में थी तो बीआरएस के साथ। कोई एक सबूत मिलता तो नहीं है ना कि ये बीजेपी की सपोर्ट में है, और कसम खाते हैं, कहते हैं मैं रोजे पे खड़े होकर कसम खा लूंगा, मेरा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। जब शाहीन बाग में, हाँ इस बात को ध्यान रखिए, मैं सवाल कराया आपसे कि रोजे पे खड़े होकर कसम खा लेते हैं, जब शाहीन बाग में जनता को संबोधित करते हैं तो कहते हैं कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूँ, आप में से कोई खड़ा हो जाओ, मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। देखिए सुनिए साहब, ये कसम खाने का ड्रामा तो पुराना है। ये पहले तो मैं समझता हूँ कि कुरान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि कोई कसम खाना ज़रूरी है बोलकर, या पहली चीज़ ये जामे मिलिया फेटर्निटी आज जो एमआईएम के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही कुछ, यही जामे मिलिया फेटर्निटी जो है, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, शहादत के बाद में जामे मिलिया के सामने और सलाउद्दीन ओवैसी इनके वालिद जब जिंदा थे वहाँ पर और दिल्ली के मुख्तलिफ मुकामात पर एक कटआउट लगाए थे। आप इसका जर्नलिस्ट शुड भी है, रिसर्च जर्नलिस्ट, तो एक बड़ा कटआउट लगाए थे जिसके अंदर जो है पीवी नरसिम्हा राव एक शेरवानी में नोटा डाल रहा बोल के ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदर पे इल्ज़ाम लगाया था। पूरे ये कटआउट्स कौन लगाए थे? जामे मिलिया वाले ही लगाए थे। ये फेटर्निटी जो उस वक्त पे बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में बहुत ज़्यादा एजिटेशन करे वो लोग। खैर उसके बाद में ये हुआ कि 96 में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब मिंबर रसूल पे ठहर के कुरान रख के सर पे कसम खा के बोले कि मैं मेरी पहले बोले कि मैं बाबरी मस्जिद में सौदा नहीं किया, फिर दूसरी बात ये बोले कि मैं मेरी सियासी ज़िंदगी में 1 रुपया किसी का नहीं खाया। आप बताइए, जो शख्स किराए के मकान में था, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरते दम तक वो बेचारे हैदरगुड़े में नवाब मंजिल बोल के घर था, बेगम मंजिल, कोई एक नवाब कोई एक लेडी का था, 30 साल केस लड़े वो घर पे, उन्होंने किराएदार मकानदार का झगड़ा चला, वो बेचारी मर गई, उसके बेटों से बाद में ख़रीदे। ये जो आदमी किराए के घर में था, आज उसकी औलाद, आज असदुद्दीन ओवैसी का घर जाके देखिए, पूरे तेलंगाना में ऐसा शान और शौकत का घर नहीं है, कम से कम 500 करोड़ का घर है वो। अकबरुद्दीन ओवैसी का घर देखिए, उनकी घड़ी देखिए, उनका जूता देखिए, उनकी गाड़ी देखिए, ही इज़ ए बिलियनर। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट करिए कि ये पैसा आ रहा कहाँ से, ये क्यों ही। देखिए आप आज राजनीति से अलग बिजनेस नहीं होते हैं लोगों के, अगर कोई राजनीति में होता है तो उसके अलावा बिजनेस भी होते हैं और उसका अपना काम भी होता है, सब चीज़ों का हिसाब दिया जाता है, तभी तो चुनाव में पर्चा भरा जाता है, वो सारी जो संपत्ति है वो बताई जाती है, तभी तो चुनाव में आया जाता है। सर आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी पहला चुनाव लड़े 2004 में, आप नेट पे जाइए, उनका एफिडेविट निकालिए कितने पैसे थे, कितने वो थे। फिर दूसरा चुनाव उन्होंने 2009 में लड़े, 14 में लड़े, फिर 2019 में, ऐसा उनके पूरे एफिडेविट्स निकालिए, निकाल के आप देखिए ना साहब। हम उसके ऊपर भी दिए कंप्लेंट, हम बोले कि भाई एक आदमी 2004 में इतने पैसे बता रहा, 2009 में इसका इतनी जायदाद बता रहा, फिर 2000 ना ईडी। अब आप देखिए, थोड़ा सा का मैं आपको बैकग्राउंड में जाता हूँ कि आज हिंदुस्तान के हर मुसलमानों के पीछे ईडी है, सीबीआई है, किसी के भी पीछे। मैं समझता हूँ आपके एडिटर साहब को भी दुनिया का तंकर है ये लोग। मिलत टाइम्स के जो एडिटर है, हम देख रहे थे, उनके स्पीचेस वगैरह सुन रहे थे। तो आप बताइए, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर 70B का भी चालान है क्या, बताइए आप। अच्छा, आज जो सिक्योरिटी, खुद असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में बोले मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लेता हूँ बोले।
तो आप एक बात, एक आदमी जब पार्लियामेंट में बोल रहा मैं सिक्योरिटी, कल मैं देखा है शाहीन बाग में उन्होंने दौरा कर रहे थे, पूरे रस्सियां पकड़ ली, अंदर कोई नहीं आना, एक 100 पुलिस वाले इनको घेरे हुए हैं। तो आवाम जज्बाती हो जाती है। असदुद्दीन ओवैसी जैसा चेहरा यहाँ पर आ रहा है तो मुसलमान उनको देखेंगे, जज्बाती हो जाते हैं, उनसे चिपटने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो तो एक प्रोटोकॉल करना पड़ता है ना। नहीं, प्रोटोकॉल नहीं है वो, आप नहीं समझ रहे मेरी बात को। वो ये बता रही कि तुम्हारा नेता ही नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जब बाबरी मस्जिद का मूवमेंट चल रहा था, जब सिर्फ 2 या 3 चैनल थे, एक दूरदर्शन था, एक स्टार न्यूज़ और एक कौन सा की चैनल था, वो सिर्फ सलाउद्दीन ओवैसी को बताते थे। बाबरी मस्जिद के मूवमेंट से बड़े बड़े लोग रिलेटेड किसी को नहीं बताते थे। तुम्हारा बीजेपी चाहे कांग्रेस चाहे आरएसएस, ये लोग एक मुसलमान नेता बनाते जो इनको साथ देता, जो काम। तो आपका कहने मतलब इन लोगों ने संघर्ष नहीं किया। अकबरुद्दीन ओवैसी की गोलियां लग जाती हैं, असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पे गोली चल जाती है। सर वो चीज़ें तो आपने देखी है ना, वो मौत के मुंह से निकल के आते हैं। तो इन लोगों ने भी संघर्ष तो किया है ना। सुनिए, अकबरुद्दीन ओवैसी पे हमला क्यों हुआ था, या वो झगड़ा था, वो किस बात का झगड़ा था बोलिए? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी जिहाद पे जा रहे थे क्या फ़लस्तीन को, या अकबरुद्दीन ओवैसी कश्मीर को जिहाद को जा रहे थे क्या? एक आदमी जो ख़ानदानी पहलवान है, उन्हें उसकी ज़मीन है, आप नाजायज़ उसको गवर्नमेंट लैंड बोल दिए। पहले बोले मेरे को दे, बोले उन्हें नहीं देता हूँ, बोला 7 भाइयों की ज़मीन है साहब, मैं नहीं दे सकता बोला। फिर उनको एक अच्छा ऑफ़र आया था, खान लतीफ़ खान जो मुंसिफ के एडिटर थे, उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज डाल रहे थे, तो उन्होंने सीएम के करीब थे राजशेखर रेड्डी के, उनको परमिशन मिलने के इम्कानात थे, तो उनको ज़मीन बताना था, एक 100 एकड़ ज़मीन बताना था। तो उन्होंने ये पहलवानों से मीटिंग लेके बोले आप लोग बोर्ड के डायरेक्टर बन जाइए, मैं ये ज़मीन दे देता हूँ। एक तो इनको ज़मीन नहीं दिए सो नाराज़गी थी, फिर दूसरा मेरे मुखालिफ को दे के मेरे एरिया में मेडिकल कॉलेज डाल रहे हैं तुम, लिहाजा अब मैं बताता हूँ बोल के दोनों भाइयों लेटरान लिखे गवर्नमेंट लैंड बोल के 5 साल उनको परेशान करे। उनके होटल तोड़ दिए, उनका मकाना तोड़ दे रहे हैं, उनके पूरे प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर दिया, जैसा आज योगी कर रहा, ये वैसा हुआ उन लोगों के साथ में। चलो 5 साल के बाद में सुनिए आप, हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि इनकी ज़मीन इनको वापस दे दो बोल के, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करी तो कंटेम्प्ट डाले वो लोग, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। तो अब उस दिन उनका पदयात्रा था एरिया में, उनके घर पे जाते जाते यूं बता लेते जा रहे हैं आप, तो कौन खामोश बैठता बताइए आप? अरब ज़ात है वो, नहीं सुने, एक कमोशन है वो, हमला अटैक कुछ नहीं है वो। अब उसको आप जो है ऐसा रंग दिए उसको कि आपको Z+ सिक्योरिटी, आपको आपके भाई को। अच्छा, यूपी में क्या है वाक़या सुनिए आप, वो जो मारा बोल रहे हैं, टायर पे गोली मार रहा उन्हें, मारने वाला शीशे पे मारता था गोली, टायर पे कहीं को गोली मारता बोलिए? टायर पे क्या खिड़की और लगी है, हड़बड़ाहट? नहीं, आप एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है, आप ऐसी बात मत करिए। वो गोली मारने से पहले उन्हें किसके साथ होटल में वहाँ बैठा हुआ है, वो हिंदी मिलाप अखबार कोई छापा पूरी स्टोरी, और उनके टायर पे गोली लगी है। वो क्योंकि यूपी इलेक्शन में योगी हार रहा था, तो मुसलमान जो है MIM को वोट देना बोल के, ये पूरा स्टेज मैनेज था वो। अच्छा। आप ज़रा समझिए बात को, पूरा स्टेज मैनेज था वो। हम भी चाह रहे हैं कि भाई उसकी इंक्वायरी हो, CBI से इंक्वायरी करवाई जाए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए, दोनों के केसेस का हमले का क्या है किस्सा आकर, और ये भी करवाई जाए कि ये डिसअप्रोपोर्शनेट सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रहे हैं इतना पैसा, एक सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाइए। आपको नहीं लगता कि सबके नेता हैं, जितनी भी कम्युनिटी हिंदुस्तान में है, सबके नेता हैं, आखिर मुसलमान ही इतना लावारिस क्यों है? राहुल गांधी की बात करो तो मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, मुसलमान नाम लेने से भी डरते हैं तमाम नेता, लेकिन मुसलमान फिर भी उधर ही जाकर कन्वर्ट करें। तो क्या मुसलमानों का कोई नेता होना ज़रूरी है या नहीं है, और है हो तो कौन है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी नज़र में राहुल गांधी इज़ नॉट ए लीडर। आप जो है राहुल गांधी से 10 मिनट बैठ के बात नहीं कर सकते आप। मैं उनको उनके पूरे एक्शंस पे कई चीज़ देखा हूँ कि उनके मिजाज में ठहराव नहीं है, उनकी सोच में ठहराव नहीं है। आजकल उनके अतराफ़ में पूरी RSS लॉबी है, उनको ये बोल रही कि अगर आप वर्ड मुस्लिम यूज़ करेंगे तो आपको जो है कांग्रेस को वोट नहीं मिलते, जबकि एक बड़ा तबका जो है कांग्रेस के साथ रहा 50 साल तक, कांग्रेस को कई बार कई वाक़यात होने के बाद में जिताया। तो आज राहुल गांधी का माइंड जो उनको पूरा एक रॉबर्ट की तरह काम करते हैं, उनको रिमोट लेके भगा रहे हैं उनको। अब रही बात मुस्लिम नेता की, आप देखिए कि हिंदुस्तान में साबिक़ा में कई बड़े लोग गुजरे, बन्नत वाला इतना बड़ा लीडर था, उसके बाद में आपके शहाबुद्दीन बेचारे, उनका बहुत सारे लीडर निकले। लेकिन आप अक्सर देखिए कि आप जो है लीडर को थोप नहीं सकते, लीडर को एक्सेप्टेंस होना कम्युनिटी से। आप समझ रहे ना मेरी बात को? आप जब लीडर बनना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप, आपके घर में कोई मुखालिफत है तो उसको आप जाके गले मिलना। आप जो है शहर में कोई आपकी मुखालिफत कर रहा तो भाई आओ मैं इंडिया का लीडर बन रहा हूँ,
उससे आप मुखालिफत दूर करना। आप जाहिद अली खां को गालियाँ देंगे, सियासत के एडिटर को, आप आमिर अली खां को गालियाँ देंगे, मरहूम खान लतीफ़ खां को गालियाँ देंगे, आप जो है वक़ार पाशा जो मरहूम मर गए रहनुमाए दक्कन के, एक तवील तारीख़ है ना भाई ये लोगों की खिदमत के, आप उनको गालियाँ देंगे और आप आके दिल्ली में बोलेंगे कि मैं मुसलमानों का लीडर बनना चाह रहा हूँ। अरे भाई हाल ही बोलिए ना, अगर असदुद्दीन ओवैसी में इतनी वो कभी नहीं बोलते कि मुसलमानों का लीडर हूँ, आवाम उनके पीछे आती है, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं कहीं ना कहीं मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि अब मुसलमानों की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी है। रिसेंटली महाराष्ट्र इलेक्शन में एक बहुत बड़े आलिम मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो है एक अपना सर्वे दिए थे। उन्होंने किसी को वोट दियो बोल के नहीं बोले थे। उनका क्या था कि बीजेपी नहीं आना पावर में, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ में कुछ एक उन्होंने कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी की भाषा सुने आप औरंगाबाद के जलसे में, सुने थे कितनी बुरी बात है बोलिए आप। एक आलिम जो है, हमारे जो आलिम, ये लोग हिंदुस्तान की आज़ादी में इन लोगों का क्या रोल रहा है, मुफ्तियों का, आलिमों का, मौलानाओं का, बताइए आप। आज आप उनके बेटे की उम्र के भी नहीं हैं आप, इनसे छोटे बेटे होंगे, बड़े बेटे। तो एक इतने बड़े आलिम को जो ऑल ओवर इंडिया नहीं पूरे पैसिफिक एशिया में माना जाता है, ठीक है उनसे अगर कोई गलती हुई होंगी आप फ़ोन करना था, मौलाना मैं हाजिर होना चाह रहा हूँ आपके ने। अब मैं भी इलेक्शन लड़ा, जमात इस्लामी मेरी मुखालिफत करे, मैं जाके दफ्तर में बाद में मिला उनसे, अफसोस करे वो लोग, अरे भाई आओ हमसे गलती हो गई। तो अगर कोई आदमी गलती कर रहा तो आपका बड़प्पन रहना कि आप जाके उससे मिलना, बात करना, कराना। आप अमानतुल्लाह का नहीं आए यहाँ पर, आपका एमएलए क्या बोल रहा, एक मुसलमान, उसका एक पक्का मुसलमान तहज्जुद गुजार आदमी अमानतुल्लाह, आप उसको बोल रहे हैं शक्ति कपूर है, इन्हें बोल रही हैं। आप बताइए कितनी बुरी बात, किधर आप कौम को लेके जा रहे हैं बताइए, कि अल्लाह कितना लोग कितना बुरा मान रहे हैं बताइए। अगर अमानतुल्लाह को कुछ थोड़ी बहुत मुखालिफत भी थी ना, इन लोगों के तकरीरों से सिंपति में बदल गई हो। ये लोग जो एक्शंस कर रहे हैं ना यहाँ पर आके, तो वो सिंपति में बदल। अच्छा, इन्हीं के करने से जो है वो सिंपति या सब कुछ होता है, या फिर अभी आपने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की बात की है, फिर मैं बदरुद्दीन अजमल साहब की बात करूँ। इस तरह जब चुनाव आता है वो कह रहे हैं कि झाड़ू को वोट दे दो या जो बीजेपी को हराए उसको वोट दे दो, तो क्या इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उनसे आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो अदर वोटर होते हैं वो एक जगह हो जाते हैं? आपको नहीं लगता है? नहीं, देखिए आज हिंदुस्तान में तमाम मुस्लिम लीडर्स मजबूर है, कहीं ना उनका शिकंजा जो है अजीत दोवल और अमित शाह के हाथ में है। वहाँ से बटन दबाते हैं ये लोग, नाचते हैं। आप एक लिस्ट बना लीजिए। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, बाबरी मस्जिद की शहादत का ये जो जजमेंट आया था, बाबरी मस्जिद का जजमेंट आने से 6 महीने पहले से तकरीबन तंजीमों के बड़े लोग, जितने भी लोग हैं, सब रोड पे आ गए थे कि हमारे को अदालत का फ़ैसला मंजूर है, हमारे को अदालत का फ़ैसला मंजूर है, हमारे को अदालत का फ़ैसला मंजूर है। मौता में, शादी में, हर जगह ये लोग बोल लेते फिर रहे थे। मेरे को डाउट आया, एक मैं बहुत बड़े उनसे पूछा कि भाई अगर फ़र्ज़ करिए फ़ैसला अपने मुखालिफ आया तो आपका क्या राय है, पूछा। आप अभी से बैंड बाजा कहीं को बजा रहे हैं आप बोल के। तो उसके बाद में ये हुआ कि फ़ैसला आया, सो दूसरे दिन अजीत दोवल एक मीटिंग लिए थे, याद है आपको? हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े तंजीमा पूरे लाइन में ठहरे हुए उनका नहीं। हमारे महदी साहब तो स्टेटमेंट दे दिए, उनका स्टेटमेंट आप देखे होंगे कि राम को लेके जाके कांकी मिला दिए। तो आज जो है ईडी का डर और खौफ यानी कांग्रेस भी इन लोगों को इस्तेमाल करती थी, आज बीजेपी भी उनको इस्तेमाल हो रही है। तो मुसलमानों को इसमें से छन्नी लेके साथ छानना है कि हमारा सही नेता कौन है, हमारा सही लीडर कौन है। और मुसलमान इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, आज बहुत बड़े बड़े जॉब्स पे है, एमएनसी कंपनियों में ये लोग काम कर रही। तो आप ऐसा मत समझिए कि आप देखिए तेलंगाना इलेक्शन में पूरी तेलंगाना की मुखालिफत करे असदुद्दीन ओवैसी, 2014 में मुसलमान तेलंगाना का साथ दिए। 2024 में जो है असदुद्दीन ओवैसी बीआरएस की तायद करे, मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए। तो अब ये पहला दौर ऐसा था कि कोई जामा मस्जिद से अगर बयान दे देता तो मुसलमान उसको वोट देते, ये नहीं रहा अब। नाउ देयर इज़ ए चैलेंज टू मुस्लिम लीडरशिप, नाउ देयर इज़ ए चैलेंज टू मुस्लिम। ये लोग अपना महासेबा कर लेना का है कि भाई कहीं कौम पकड़ के हमारे को जूते तो नहीं मारेंगी रोड पे बोल के, वो टाइम आएगा, देखिए आप इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात और बताइए, रात आप भी वहाँ पर मौजूद थे हाई एक्सटेंशन नीचे, अमानतुल्लाह कह रहे थे कि राहुल गांधी जो हैं वो पहली बार ओखला हैं। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाता है, 10 बार आप विधायक रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके केजरीवाल तो अभी भी नहीं आए हैं। तमाम पार्टियों के बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए 70 सीट पे इलेक्शन हो रहा है, तो जो पार्टी का जो
प्रेसिडेंट रहता ना, जहाँ पर कमज़ोर कैंडिडेट रहता है वहाँ पर जाते हैं। सर अमानतुल्लाह 62 सीटें जीतने के बाद, 67 सीटें जीतने के बाद, एक बार 67 एक बार 62, इतने तगड़े इख्तिदार में, इसका मतलब तो दिल्ली में काम नहीं किया। उनको लग रहा है कि मेरे कैंडिडेट कमजोर हैं, या उनको भी कहीं ना कहीं इंटरनल ये फील हो रहा है केजरीवाल को कि इस बार सीटें घट रही हैं, तभी तो वो दूसरों के लिए जा रहे हैं। अमानतुल्लाह साहब की अगर ये नाराजगी है, लोगों में नाराजगी है, और फ्रस्ट्रेशन ही तो था, वो भी फ्रस्ट्रेशन, वो इतने बड़े 10 साल जिन्होंने काम किया हो, ओखला की आवाम ने जिन्हें सर पे बिठाया हो, तो उनको क्या जरूरत थी बोलने की कि वो आ गया दिल्ली दंगों के वक्त कहाँ था, इसने क्या किया है शिफाउर रहमान के लिए, इसने ताहिर हुसैन के लिए क्या किया है। तो ऐसी लैंग्वेज उनको भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी। नहीं, देखिए मेन चीज़ क्या है कि अमानतुल्लाह को आज के दौर में कोई बड़े लीडर की ज़रूरत नहीं है। अमानतुल्लाह खुद एक लीडर है। सुनिए आप मेरी बात। अब जैसा मैं याकूतपुरे का इलेक्शन लड़ा तो मेरे को भी कई लोग फ़ोन करे, हम आते बोल के। वहाँ पर टाइम ही नहीं रहता पहली चीज़ तो। अब जो पार्टी का प्रेसिडेंट रहता ना, जो पार्टी का सदर रहता, उसको जो है बहुत सारे चीज़ें देखना पड़ता उसको। तो अमानतुल्लाह, अब आज टाइम ये है कि अमानतुल्लाह दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आम आदमी पार्टी के जो जैसा प्रचार उनको जाने का टाइम है। बिल्कुल फेस है। नाउ अमानतुल्लाह इज ए फेस ऑफ आम आदमी पार्टी। आप समझो मेरी बात को आप। अब रही बात, कल उन्होंने जो स्पीच दिए थे कि भाई राहुल गांधी, यकीनन आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट इलेक्शन से लेके महाराष्ट्र इलेक्शन तक आप देखिए कितने वाक़यात हुए। क्या राहुल गांधी मुंह खोले क्या बताइए? मॉब लिंचिंग पे नहीं खोलते मुंह, घरां टूट गए तो मुंह नहीं खोलते बुलडोजरों से। वाला मसला हुआ, राहुल गांधी वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उनको रोक दिया। नहीं, वो सब ड्रामा रहता। वो जब वो कर रहे हैं तो ड्रामा है, कोई और कर रहा है तो नहीं है। आप सुनिए, मैं आ रहा हूँ ना। ड्रामा क्यों कहा जा रहा है सर? नहीं, आप करें देखिए, तो तोहमत, ना करें तो तोहमत। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि राहुल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई प्रेजेंस नहीं रहा। तो सबसे पहले वहाँ पर रिएक्ट हुए वहाँ के खुद एमपी, जो हमारे क्या नाम है उनका, मैं नाम बोल रहा हूँ, वहाँ के एमपी सबसे पहले उन्होंने वहाँ स्पॉट पे थे ना उस दिन 11 बजे जब कोर्ट का ऑर्डर लेके आए, जब जो संभल की मस्जिद की जो जांच कर रहे थे, ही वाज देयर। फिर बाद में उनको पार्लियामेंट अटेंड करना था, इधर आए, उनको भी केस में डाल दिए। फिर इकरा हसन गए वहाँ पर। तो आपको मालूम है कि भाई फ़लानी जगह मैं जा रहा हूँ तो मेरे को गिरफ्तार कर ले रहे हैं। भाई आप इमीडिएट ये करना था कि आप अखिलेश यादव को बुला के आप दोनों बैठ के पूरे वहाँ के संभल के लोगों जो भी, आप मेरे को बोलिए कि कांग्रेस से कोई 1 रुपया दिया गया संभल में जो लोग शहीद हुए, बताइए आप दिए क्या 1 रुपया पैसा? अगर मेरे को कहीं पुलिस नहीं जाने दे रही तो मैं बैठ के भी मदद कर सकता हूँ ना, एक जगह पे मैं यहाँ बैठ के मदद करता हूँ वहीं। तो अब जैसा हैदराबाद में भी कई वाक़यात हुए, आपको मालूम होना चाहिए, ये कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में तेलंगाना में 23 कम्युनल राइट्स हुए हमारे कने। जैनूर हमारे कने पार्ट 2 ऑफ गुजरात है। जैनूर में जो फिसाद हुआ, जो आसिफाबाद कोमरम भीम डिस्ट्रिक्ट का है, वहाँ पर जो है आपके तकरीबन 140 दुकान जलाए गए, 104 मसाजिद को डैमेज करे और कई घरों को जलाए, 90 व्हीकल्स को जलाए। आप जैनूर कम्युनल राइट्स देखिए, चेक करिए। आपके एडिटर साहब से मैं बात किया था तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का है, मुंह नहीं खोलता, उन्हें मुसलमानों के बारे में नहीं बोल रहा। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब ऑल इंडिया कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, तेलंगाना में मुंह नहीं खोलते बेचारे उन्होंने। अब वो मुंह नहीं खोलते तो अब सुनिए मैं आ रहा हूँ ना, मैं मुंह खोलता है तो उस पर भी सवाल उठ रहा है। बात तो यही है ना सर, मैं आपको क्या एक आदमी अगर सवाल उठा रहा है, बात कर रहा है, तमाम चीजों को लेकर बात कर रहा है, तो उस पर भी सवाल उठा रहा है। यहाँ आपने इमरान प्रतापगढ़ी को भी खींच लिया है और उन पर भी कह रहे हैं कि वो मुंह नहीं खोलता है। वो मुंह खेलेंगे तो फिर यही हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सुनिए आप मेरी बात जी, कि बीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद में हमारे कने किशनबाग एक कम्युनल राइट हुआ, पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग कर दिए, 4 लोग शहीद हो गए। फिर उसके बाद में हमारे कने जो एक मुस्तफ़ाउद्दीन किलिंग हुआ, जो आर्मी गैरिसन में बच्चा पत्ता तोड़ने गया था, आर्मी वाले उसके साथ बदफेली करे, उन्हें डाइंग डिक्लेरेशन दिया उन्हें कि फलाने लोग करे। आज की तारीख तक उनको इंसाफ नहीं मिला। आलेर एनकाउंटर में 5 मुसलमान शहीद हो गए, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं घर में चिराग लगाना, बाद में मस्जिद में चिराग लाना। तो असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद पार्लियामेंट के 5 लोगों को लेके जाके शहीद कर दे रही पुलिस, कस्टोडियल डेथ में हो जा रहा। और असदुद्दीन ओवैसी उस पर नहीं बोलते। असदुद्दीन ओवैसी किस पे बोलते हैं? मध्य प्रदेश में हो रहा तो बोल रही। अच्छा, फिर उसके बाद में अब उन्होंने कांग्रेस के साथ आ गए, 23 कम्युनल राइट्स हुए। आप बताइए, एक मदरसे में बजरंग दल वाले घुस के अंदर बच्चियां जो है दरवाज़ा बंद करके एक छोटे से रूम में नमाज़ पढ़ रही। प्राइवेट स्कूल है वो, कोई क्रिश्चियन प्राइवेट स्कूल था वहाँ हमारे कोई मुकाम पे तेलंगाना के। बच्चे घुस के अंदर जो है वो बुरखा खींच दिया बजरंग दल वाले। तो असदुद्दीन ओवैसी स्टेटमेंट नहीं देते। असदुद्दीन ओवैसी कहाँ देते? अगर उत्तर प्रदेश में कोई वाक़या पेश आ रहा
इनके स्टेटमेंट से हिंदू वोट एक हो रही, तो उनके तारीख से देते। जिस लड़की ने नारा लगाया था, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, उसके सामने जय श्री राम के नारे बोले जा रहे थे, शायद आपने वो वीडियो देखा होगा जब असदुद्दीन ओवैसी ने उस लड़की से वीडियो कॉल पे बात की थी, देखी होगी आपने? देखा ना, मैं देखा, वो हम तो जाके भी मिले उनसे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपके घर में वो तो कर्नाटका का इशू है, वो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि स्टेट से बाहर अगर कोई हो रहा तो असदुद्दीन ओवैसी अपने स्टेट में बात नहीं करते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, जयनूर में 4 मसाजिद को नुकसान हुआ, आपके हमारे विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में मस्जिद जागीरदार को शहीद कर दिया गया। आपको मालूम, मस्जिद जागीरदार एक मस्जिद शहीद हुई तो हमारे कने इनके घर से, असदुद्दीन ओवैसी के घर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है मस्जिद। आप मस्जिद को विजिट नहीं करे अभी तक, उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं। आप सीएम के साथ बैठ रही, आप हर किसी के साथ, बच्चियों के बुरखे खींच दे रही, आप बयान नहीं दे रही। जयनूर में कम्युनल राइट हो गया, 27 कम्युनल वाक़यात हुए, मस्जिदों पे हमले हो जा रहे हैं तेलंगाना में, आप नहीं दे रही। मैं जब जयनूर जा रहा था तो मेरे को अरेस्ट कर लिए, ठीक है, हम बैठ के काम करें, हम बैठ के वहाँ पर अनाज भिजाए, हम बैठ के वहाँ पर जो है बच्चों को जो गिरफ्तार करे, पुलिस वाले लेके जाके उनको वकील दिए, बेल करे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जो वाक़यात तेलंगाना में हो रहे हैं उस पर असदुद्दीन ओवैसी मुँह नहीं खोल रही, और जो वाक़यात उत्तर प्रदेश में हो रही हैं वो वाक़यात जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ मुँह खोल रही, सेम स्टाइल में है। राहुल गांधी काम कर रही, उनके स्टेट में अगर कोई मुसलमानों पे जुल्म हो रहा तो मुंह नहीं खोलते। अगर कहीं पर ऐसा टैक्टिकल देखते हो, यहाँ पर मेरे को हिंदू वोट मार खाते, क्या मैं ये बयान दिया तो नहीं खाते, हाँ ठीक है बोल देंगे अपन, हम जा रहे हैं संभल की मस्जिद को, पुलिस वाले हमारे को रोक लिया, हम आ गए वापिस। तो ये आप समझिए, ये सियासतदान जो बनता ना आदमी, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक ये सब का जमा रहता पॉलिटिशियन, ये सबको बेवकूफ़ बनाने की उसमें सलाहियत रहती उसमें। तो यानी अब मैं कई जर्नलिस्टों को हमारे फ़ोन करके बोलता हूँ कि भाई असदुद्दीन ओवैसी से ये सवाल करो, वहाँ उनका ने लिखा हुआ आता क्वेश्चन, आपको इंटरव्यू उसी वक्त पे दिया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कोई भी मुसलमान नेता मीडिया को इंटरेक्ट करता हो या मीडिया से बात करता हो। और आप पर्टिकुलर 2-3 चैनल बता रहे हैं, क्या इंटरव्यू ना बहुत, अगर मैं कहूँगा तो वो देंगे इंटरव्यू, उन्हें सर देंगे इंटरव्यू। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप जाइए, मैं 10 सवाल लिख के देता हूँ आपको। आप असदुद्दीन ओवैसी से, मैं 3 तारीख तक हूँ दिल्ली में, उन्होंने भी यहीं कहीं फिर रही, आप अभी उनका नंबर निकालिए, कॉल करिए, आप उनको बोलिए कि भाई मैं इंटरव्यू लेना, मैं अमजदुल्ला खां का लिया, उन्होंने कुछ आप पे एलिगेशंस लगाए हैं, मैं उसका आपसे रिजाइंडर पूछ रहा हूँ बोल के जाइए आप। अच्छा, उन्होंने अगर दे दिए तो मैं आपको बेहतरीन दावत देता हूँ आपको। सर वो दरअसल यूट्यूबर से कम ही बात करते हैं, नेशनल चैनल पे ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। लेकिन अभी सर आप मुझे 10 सवाल लिख के दीजिएगा, क्योंकि अभी एक जो है वो प्लान चल रहा है, शायद वो एक कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें सारे यूट्यूबर्स आएंगे, और अगर आप मुझे सवाल देंगे तो मैं उनसे सवाल बिल्कुल ऐसे ही पूछूंगा जैसे आपसे पूछ रहा हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं असदुद्दीन ओवैसी को फेस करूंगा तो मैं उनको बहुत मतलब पसंद करता हूँ, वो एक अलग की कहानी, लेकिन प्रोफेशनलिज्म अलग चीज़ है। लेकिन जब सवाल की बात होगी तो असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछे जाएंगे, उनके खिलाफ पूछे जाएंगे, चाहे भले आवाम कुछ भी कहे, क्योंकि हमें भी ये क्लियर करना है कि जो तमाम एक एलिगेशन उन पर लग रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ किसी के पास कोई सबूत नहीं है। और अकबरुद्दीन ओवैसी की जहां तक बात है तो उन्होंने जितने भी बयान दिए उसके लिए कोर्ट में मामला चल रहे हैं, अभी वो उससे बरी नहीं। बाइज्जत बरी कैसा हो गए? कौन बरी होगा बाइज्जत बरी? देखिए उनका जो हेड स्पीच था, वो हेड स्पीच बाज़ाफ्ता सुबजा ने सुने कि उन्होंने भगवानों के बारे में क्या बोले। कंप्लेनेंट जो है उसमें एक बीजेपी का वर्कर था, फिर अचानक उन्होंने कोर्ट में इनकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, असेंबली से इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग निकाले और वो स्पीच की इनकी रिकॉर्डिंग निकाल के चेन्नई को भेजे। वो रिपोर्ट आई कि इनका आवाज़ मैच हुआ बोल के, फिर बाइज्जत बरी हो गए उन्होंने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बाइज्जत बरी कैसा हो गए? हाँ, तो आप थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करिए। देखिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ये इंसान जो है दोस्ती और दुश्मनी में जो है पागल नहीं हो जाना उन्हें। तो हमारे कुछ लोग जो है दोस्ती में भी पागल हो जा रहे हैं। आप पूरा इन्वेस्टिगेशन करिए। आप मेरे से सवाल पूछे अकबरुद्दीन ओवैसी का, मैं आपको बता दिया कि उन्होंने बाइज्जत बरी हो गए, तमाम हेड स्पीचों में सब में बाइज्जत बरी हो जा रहे हैं। अच्छा। साथ में मैं आपको एक सवाल करता हूँ कि राजा सिंह जो सरकार की शान में वक्फे से गुस्ताखी करता उन्हें, उसका गोशामिल कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए, एमआईएम का जो पार्टी हेडक्वार्टर है ना, एआईएमआईएम का दारुसलाम, वो उसके परव्यू में आता। आप मुझे बताइए क्या असदुद्दीन या अकबरुद्दीन उसके खिलाफ में एक कंप्लेंट दिए क्या? बयानबाजी छोड़ दीजिए, आप जाके पुलिस स्टेशन में बैठ के उसकी स्पीच रिकॉर्ड करके आप दिए क्या? मैं 38 केसेस डाला उसके ऊपर, आपको मालूम होना चाहिए।
मेरे को कंप्लेनेंट को बगैर बुलाए कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर दे रहा, उसको पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में बोल रही मिस्टेकन ऑफ फैक्ट बोल दे रही। अरे मैं उसकी स्पीच का वो दे रहा हूँ इससे तो असदुद्दीन, आप उनसे ये सवाल करिए कि भाई राजा सिंह के खिलाफ में आप गोशा महल में कैंडिडेट क्यों नहीं डाले, आप आके अमानतुल्लाह के खिलाफ में कैंडिडेट डाल रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल पूछूंगा, इंटरव्यू बहुत लंबा हो रहा है, मुझे ये बता दीजिए, अगर आम आदमी पार्टी के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है, क्योंकि रेस में बीजेपी है दिल्ली में, तो ये ठीकरा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के सिर फोड़ा जाएगा या फिर से ईवीएम का जिन बाहर आ जाएगा? नहीं, अब देखिए आज की तारीख में तो पहले से बढ़ के सीट लाने वाली है आम आदमी पार्टी, और अमानतुल्लाह अल्लाह के फजल से 1 लाख वोटों से ज़्यादा जीतेंगे उन्होंने। और ये सब यहाँ की आवाम का मैं मिजाज जान लिया हूँ। मैं बहुत ही पूरे जितने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, यानी जो उत्तर प्रदेश में गाँव से है, जो कबीले है, जो है, हम मैं सब से बात कर रहा हूँ, मैं मुतमईन हूँ। हम नहीं चाह रहे हैं कि बीजेपी आना, हमारा एक ही तड़प है कि बीजेपी नहीं आना। अब बाद में क्या आम आदमी पार्टी आती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलके भी गवर्नमेंट बना सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी है कि बीजेपी ना आए, वो अलग बात है कि आपको ऐसा लगता है कि उनके बोलने से बीजेपी को फायदा हो रहा है। अगर आपको तड़प है ना, अभी भी टाइम है, आप इमीडिएट कैंडिडेट विड्रा करो। आप जहां पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नेक टू नेक बीजेपी से लड़ रहा, जहां पर कांग्रेस वोट काट रही, वहां पर आप जाके वहां पर ये बोलो कि भाई सब गलतियां माफ करो। विधानसभा में नेक टू नेक लड़ाई बीजेपी से नहीं है सर। पिछले चुनाव में 72,000 वोटों से अमानत भाई जीते थे और एक लंबा मार्जिन रहता है, और बीजेपी इतिहास में यहाँ पर कहीं कभी नहीं जीती है। तो ये डर लगातार दिखाना कि बिल्डिंगें टूट जाएंगी, सीवर नहीं काम होगा आपका, तो ये कहीं ना कहीं डर वाली बात है। यहाँ कोई कैसे भी चुनाव लड़ ले, बीजेपी ओखला विधानसभा पे बहुत मुश्किल है कि वो नहीं, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर 5 वार्ड है यहाँ पर, आप सुनिए मेरी बात जी। तो 3 मुस्लिम कैंडिडेट है, हिंदू 1 कैंडिडेट है। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना आप, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। समझिए, आप कैडर को डिमोरलाइज भी नहीं करना, आप ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना, और हकायक पब्लिक में बताना। आज की सूरत अगर वोट डिवाइड हुए, देखिए वोटर किसको वोट डाल रहा ना मेरे को मालूम ना आपको मालूम, वोट का वोट है। 50% ऑफ द वोटर इज नॉट डिसाइडेड होम टू वोट अंटिल ही गोज टू द पोलिंग स्टेशन। बिल्कुल, लहर देखता किसकी चल रही है उसको वोट डाल लेके आता हूँ। बिल्कुल। तो ये कुछ भी हो सकता। क्रिकेट में जो है 100 रन मारने वाला 0 पे भी आउट होके आ सकता। क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स सेम है। हम आगाह कर रहे हैं। आप देखिए कि जहाँ पर 80% मुस्लिम से उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूँ वो कहीं की सीट है, वो इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी याद नहीं आ रही, जो रिसेंटली बाई इलेक्शन हुआ, देखिए वहाँ पर बीजेपी जीत गई। हाँ, वो सीट नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे उसका, आजमगढ़ आजमगढ़ संभल के आसपास कहीं वो सीट। तो जहाँ पर 80% मुसलमान हैं वहाँ पर बीजेपी जीत गई। तो बीजेपी का जो इलेक्शनरिंग है इनका, यानी उनके कैंडिडेट को ये बोले कि तू दरगाहों पे जा, तू मस्जिदों के बाहर जाके ठहर जा, थोड़े मुस्लिम वोट ले ले, बोले उसको। तो बीजेपी जो है कुछ भी कर सकती है, आप समझिए मेरी बात को। फिर मशीनों के घपले अलग हो रहे हैं, फिर बहुत सारे चीज़ें हैं। तो हम कौम को आगाह कर रहे हैं कि भाई लम्हों ने की ख़ता तो सदियों ने पाई सज़ा। आप वो मत करिए गलती, आप जज्बाती तकारीर, जज्बाती नारे इसमें मत आइए। आप आपके घर के आदमी को जिसने 10 साल आपकी खिदमत की, और आपकी खिदमत की वजह से पुलिस उसको तंग कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट तंग कर रही, आज हमारा फ़र्ज़ बनता बहैसियत मुसलमान हम उसके बाजू में आके ठहरना। बहुत बहुत शुक्रिया सर मिलेट टाइम से बात करने के लिए। तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि बहुत लंबी गुफ्तगू जो है हमने की है, बहुत सारे सवाल किए हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से अगर कभी मुलाकात होगी तो मैं सवाल पूछूंगा और उनसे भी ऐसे ही पूछने की कोशिश करूंगा जिस तरह से सर से सवाल किए हैं। एक नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात करेंगे। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ मैं मजहर खान, दिल्ली, मिलेट टाइम्स। मिलेट टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।